हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। हम लोग कक्षा 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसका पहला अध्याय है सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें हमने कई सारी चीजें देख ली थी और आगे हम पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो अध्याय है उसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। जिसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ ली थी, जिसमें पहला है ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक। हमने यह जाना कि यूनिवर्स के अंतर्गत सब कुछ आता है। सब कुछ का मतलब जो चीजें हमें दिख रही है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी। यानी कि यूनिवर्स सबसे बड़ा होता है। यूनिवर्स असंख्य आकाश गंगाओं के मिलने से बना है, काउंटलेस गैलेक्सीज के मिलने से एक यूनिवर्स का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यह जाना था कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, यानी कि गैलेक्सीज, गैलेक्सीज किसे कहते हैं। एक गैलेक्सी का निर्माण अरबों तारों के मिलने से होता है। और ये जो अरबों तारे होते हैं ये भी अकेले नहीं होते हैं। हर एक तारा का अपना एक सौर मंडल होता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अरबों तारे साथ में उनके सौर मंडल मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा था कि सौर मंडल किसे कहते हैं, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, सोलर सिस्टम सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में होता है और सूर्य सौर मंडल के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य का जो खिंचाव बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वह सौर मंडल को बांधे रखता है, ठीक है। यानी कि वह सौर मंडल को इधर उधर जाने नहीं देता है। उसका खिंचाव बल सौर मंडल को इकट्ठा रखता है, जोड़ के रखता है, बांधे रखता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वह आकर्षण बल जिसके कारण ब्रह्मांड की हर दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। जैसे सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, पृथ्वी सूर्य को अपनी तरफ खींचता है, हम पृथ्वी को अपनी तरफ खींचते हैं, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचता है। लेकिन इसमें एक शर्त होता है, जिसका मास यानी कि जिसका द्रव्यमान यानी कि जिसका भार जितना अधिक होगा वो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगाएगा। यही कारण है कि पृथ्वी हमें खींच लेता है, न कि हम पृथ्वी को खींच पाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो मास है, द्रव्यमान है, भार है, वो हमसे बहुत अधिक होता है, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एक वर्ड होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का अर्थ होता है, पहला बात आप जानिए कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चाल में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपका पहला सेकंड चाल है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड चाल है आपका 20 मीटर पर सेकंड, और तीसरे सेकंड है आपका चाल है 30 मीटर पर सेकंड, जो आपका पर सेकंड जो चाल बदल रहा है उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चाल में होने वाले परिवर्तन को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे बहुत जोर से खींचता है, और इसके खिंचाव के कारण इसके चाल में जो परिवर्तन होता है प्रति सेकेंड, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसके चाल में प्रति सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड की दर से परिवर्तन होता है। यानी कि पहले सेकेंड इसकी चाल होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड इसकी चाल होगी 9.8 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे सेकेंड इसकी चाल होगी 9.8 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हर सेकेंड इसकी चाल में परिवर्तन होगा, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने ये चीज देखा था कि स्पेस किसे कहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष, स्पेस का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों के बीच पाए जाने वाला खाली स्थान, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है,
इनके बीच में ये जो खाली स्थान पाया जाता है इसे स्पेस कहते हैं। ठीक है, स्पेस के अंतर्गत ये सन और अर्थ नहीं आते हैं। ठीक है, सन और अर्थ स्पेस में होते हैं लेकिन स्पेस में आते नहीं है। स्पेस के अंतर्गत क्या आता है? केवल ये खाली स्थान। ठीक है, जबकि ब्रह्मांड यूनिवर्स के अंतर्गत क्या आता है? स्पेस भी आता है और ये खगोलीय पिंड भी आते हैं, सेलेसियल बॉडीज भी आते हैं। ठीक है, जबकि स्पेस के अंतर्गत केवल सेलेसियल बॉडीज के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है वही आता है। ठीक, अभी अब इसके बाद आज से हमें क्या देखना है, देखिए, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, सेलेसियल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद देखना है हमें तारे, स्टार्स, उसके बाद ग्रह, प्लेनेट, उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, उसके बाद उल्कापिंड, मीटियोरॉइड। ठीक है, इतनी चीजें इसके बाद से हमें देखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग खगोलीय पिंड से शुरू करेंगे। ठीक है, खगोलीय पिंड, पिंड, सेलेसियल बॉडीज। ठीक है, अब खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है ना, यानी कि ब्रह्मांड में वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं, साइन करती हैं, उन्हें क्या करते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। एक तो ये डिफिनेशन हो गया, और आप यह भी कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में पाई जाने वाली सभी प्राकृतिक वस्तुएं, ठीक है, सभी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में पाई जाने वाली सभी प्राकृतिक वस्तुएं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं? प्रदीप्त खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, और दूसरा अप्रदीप्त खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, ठीक है, ल्यूमिनस सेलेसियल बॉडीज, luminous celestial bodies और नॉन ल्यूमिनस
बॉडीज, ठीक है, ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज और नॉन ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज। अब देखिए कि प्रदीप्त खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जिसके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में पाए जाने वाले वे प्राकृतिक वस्तुएं जिनके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, जो खुद से चमकते हैं, ठीक है, उन्हें प्रदीप्त खगोलीय पिंड कहते हैं। जबकि अप्रदीप्त खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ये पार्लर वाले होते हैं, ठीक है, जिन्हें फाउंडेशन वोडेशन लगा के क्या किया जाता है, चमकाया जाता है, और जैसे ही मुंह पे पानी मारो टाटा फिश हो जाता है, वैसे ये दिन में क्या हो जाते हैं, टाटा फिश हो जाते हैं, ठीक है। ये तारों की सहायता से चमकते हैं, ठीक है। ये इनके पास खुद का चमक नहीं होता है, ठीक, तो इनके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। जो प्रदीप्त खगोलीय पिंड होते हैं उनके पास स्वयं का ऊष्मा होता है, ठीक है, जिसको वह निकालते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य क्या है, एक प्रदीप्त खगोलीय पिंड है जिसके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश है। अब सूर्य क्या करता है, ऊष्मा को उत्सर्जित करता है, निकालता है, वही ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचता है। पृथ्वी पर जो पौधे होते हैं उसी ऊष्मा का प्रयोग करके, उसी लाइट का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके माध्यम से वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। उसी ग्लूकोज को वो खाते हैं और कुछ ग्लूकोज बचाकर वह स्टार्च के रूप में अपने पास रखते हैं। जब हम पौधे को खाते हैं तो वही स्टार्च हम खाते हैं और वो स्टार्च हमारे अंदर जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब वह ग्लूकोज खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से सारी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। लेकिन जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उस ग्लूकोज को खाने में सक्षम नहीं होती हैं, ठीक है। मान के चलिए कि वो जो ग्लूकोज होता है वो नारियल की तरह होता है, टफ होता है, ठीक है, जिसको कोशिकाएं खाने में सक्षम नहीं होती है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है तो वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ देता है, नारियल को तोड़ देता है। किस में तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में। यही जो एटीपी होता है वह हमें एनर्जी देता है। वही कोशिकाएं जो एटीपी को खाती हैं और हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करता है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि ये ऊष्मा हमारे लिए कितना जरूरी है, ठीक है, और प्रदीप्त खगोलीय पिंड हमारे लिए कितना जरूरी है। ये ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ये तो है, इनके पास है ही नहीं तो करेंगे कहाँ से, नहीं, ठीक है। अब देखिए ये गर्म गैसों के बने होते हैं, गर्म गैसों के बने होते हैं, के बने होते हैं, गर्म गैसों के बने होते हैं, ठीक है। ये धातु, चट्टान एवं ठंडे गैसों के, ठंडे गैसों के बने होते हैं, ठीक है। यह आकार में बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, या आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, आप लोग नोट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। सारी चीज़ें आपको लिखित रूप में मिलेंगी, लिखना कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ आप लोग को कि केवल पॉपकॉर्न खाइए, कोक पीजिए और देखिए, और कहेंगे तो बीच बीच में हम लोग आइटम सॉन्ग मिलाएंगे बीच में, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए आप लोग के। लिखना कुछ नहीं है, बहुत लोड नहीं लेना है, सारा चीज़ें हम करके देंगे आपको, ठीक है। केवल आप समझिए चीज़ों को समझिए आप लोग यार। जिंदगी में केवल रट के नौकरी पाना उद्देश्य मत बना लीजिए, ठीक है। चीज़ों को समझना है, साइंटिफिक बनना है, ठीक है, केवल रट्टू तोता नहीं बनना है, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, हमने ये जान लिया कि खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रदीप्त खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, और एक होता है अप्रदीप्त खगोलीय पिंड। ठीक है, प्रदीप्त खगोलीय पिंड, अप्रदीप्त खगोलीय पिंड। प्रदीप्त खगोलीय पिंड का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में हो जाएगा तारे। ठीक। अप्रदीप्त खगोलीय पिंड में क्या क्या हो जाएगा? जिनके पास स्वयं की ऊष्मायन ऊर्जा नहीं होती है, इसमें हो जाएगा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। ये सारे क्या है? अदीप्त खगोलीय पिंड है, जिनके पास स्वयं की ऊष्मायन प्रकाश नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं तारे के बारे में। ठीक, तारे क्या होते हैं? सबसे पहला बात तो ये प्रदीप्त खगोलीय पिंड होते हैं, प्रदीप्त खगोलीय पिंड, प्रदीप्त खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, एवं प्रकाश। दूसरी बात। तीसरी बात, यह ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन करते हैं। चौथी बात, यह गर्म गैसों के बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं, होते हैं, गर्म गैसों के बने होते हैं। ठीक। अब एक चीज समझिए, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि तारे, तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि तारे टिमटिमाते हैं? ठीक है। दरअसल इसका कारण है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। इसका कारण यह है, वो है प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, फिजिक्स मेरा बहुत ही कमजोर रहा है। ठीक है, फिजिक्स के चक्कर में मैं बहुत लतियाया गया हूँ। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए यह एक तल है, ठीक, जिसके ऊपर क्या है? सघन, माध्यम, माध्यम जिसे डेंस, मीडियम, मीडियम कहते हैं। ठीक है, और नीचे है विरल माध्यम, विरल माध्यम जिसे रेयर, मीडियम, मीडियम कहते हैं। ठीक है, और ये जो रेखा है इसे अपवर्तक तल कहते हैं। ठीक है, अपवर्तक तल, अपवर्तक तल।
और अपवर्तक तल पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब, ठीक। अब एक बात बताइए हमें, जब हम घर में होते हैं तो कैसा माहौल होता है? हम बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है। घर में हम डिसिप्लिन के बहुत करीब रहते हैं, यानी कि हमें क्या बोलना है, ठीक है, कैसे रहना है, ये सब सब देख के चलना होता है, ठीक है। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं, चौड़े होके फैल के चलने लगते हैं, फिर हर वाक्य में एक गाली, सुट्टा भी मार सकते हैं बाहर में, छल्ले भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि बाहर निकलते ही हमें क्या होता है, फैलाव होता है, फ्री होता है, ठीक है। वहाँ पे खुला खुला महसूस होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जब लाइट सघन माध्यम में होती है, ठीक है ना, डेंस मीडियम में होती है, तो वो क्या होती है, वो दबा दबा महसूस करती है, ठीक है। और ये जो लाइट होती है वो अभिलंब के पास होती है, अभिलंब के पास होती है। जैसे हम घर में होते हैं तो डिसिप्लिन के पास होते हैं, वैसे ही लाइट सघन माध्यम में क्या होती है, अभिलंब के पास होती है, ठीक है। और जैसे ही विरल माध्यम में जाती है, उसको जाना यूं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ऐसे जाने लगती है, मतलब अभिलंब से दूर हटने लगती है। जैसे हम बाहर निकलते ही डिसिप्लिन से दूर हटने लगते हैं, वैसे ही ये जो किरण होती है क्या होता है, ये भी अभिलंब से दूर हटने लगता है, ठीक है। ये फ्री महसूस करता है, विरल माध्यम में जाके फ्री महसूस करता है, इसको भी लगता है कि हम सुट्टा मार सकते हैं, ठीक है, विरल माध्यम में जाके, ठीक। ये जो किरण होती है इसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, ठीक। और ये जो जाने वाली किरण होती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए इसका जस्ट ऑपोजिट लेते हैं, यानी कि ऊपर विरल माध्यम और नीचे सघन माध्यम, ठीक। अब जब इसमें लाइट होगी तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर होगा। विरल माध्यम में लाइट जो होती है अभिलंब से दूर होती है, और जैसे ही सघन माध्यम में जाती है, इसको जाना यूं चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कि यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। जैसे ही हम बाहर होते हैं तो फैले होते हैं, और अंदर, घर के अंदर आते ही डिसिप्लिन के करीब आ जाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये सघन माध्यम में आते ही अभिलंब के करीब आ जाती है, ठीक है। अब अब देखिए कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो प्रकाश के मार्ग में होने वाले विचलन को, डिस्टॉर्शन को, बहकाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में होने वाले परिवर्तन को, विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब मैं जो समझाना चाहता था वो समझिए। अब ये देखिए, ये क्या है, लाइट, सॉरी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा है, ठीक। और हवा जो है कई सारे लेयर्स में है, कई सारे परतें में है, ठीक है। जो पहली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल, दूसरी परत समताप, उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल, ठीक है ना। बहुत सारी परतें हैं। अब ये जो हवा की परतें हैं, कहीं पे मोटी, फिर कहीं पे पतली, मतलब कहीं पे बहुत सघन हवा है, ठीक है। सघन मतलब गाढ़ा, ठीक है, और जिसके अणु बहुत पास पास हो, ठीक। तो कहीं पे जो एयर है वो सघन है, कहीं पे विरल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्टार है, ठीक है, यहाँ पे स्टार है, और जब यहाँ से लाइट चलती है, लाइट चलती है तो मान लीजिए कि ये एरिया क्या है, विरल माध्यम है, और ये एरिया सघन माध्यम है, ठीक। इस यहाँ पे अभिलंब एक डाल लेते हैं। अब जब यहाँ से यहाँ आती है तो ये सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इसको जाना यूं चाहिए, लेकिन ये ऐसे जाती है, ठीक। अब मान लीजिए कि यह इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में आती है,
यहाँ पे एरिया जो है सघन माध्यम है और ए वाला एरिया विरल माध्यम है। ठीक, इसको जाना यूं चाहिए, लेकिन यह जाती ऐसे है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें लाइट जिग जॉग मोशन में यहाँ तक पहुँचती है, हमारे पास पहुँचती है। ठीक है, यही कारण है कि हमें जो तारे हैं, तारे की जो रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है, वो कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम दिखता है, और इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तारे टिमटिमाते नहीं है, वो प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें ऐसा प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, नक्षत्र मंडल। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। ठीक, कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? अब तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी जब तारे कोई पहचान योग्य आकृति बनाते हैं तो उस आकृति को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है ना, जब कई सारे तारे मिलकर एक कोई फिगर बनाते हैं, कोई एक आकृति बनाते हैं, ठीक है, जो पहचान योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो तारों के द्वारा बनाई गई आकृतियां, बनाई गई आकृतियां। ठीक, अब देखिए, पूरे आकाश को 88 नक्षत्र मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से कुछ नक्षत्र मंडल हैं जिनके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला ओरायन। ठीक है, ओरायन हो गया। ठीक, उसके बाद अर्सा मेजर, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, अर्सा मेजर। ठीक, उसके बाद कैसियोपिया, कैसियोपिया। ठीक है, उसके बाद वृश्चिक, वृश्चिक। ठीक है, स्कॉर्पियस। ठीक, अब देखिए, ये सारे कई सारे तारे मिलकर ये आकृति बनाया है। ठीक है, ये जो ओरायन है यह शिकारी की तरह दिखता है। आप गूगल पे सर्च मार के देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि यह शिकारी है। ठीक है, ये इसकी आकृति ऐसे है। जो सप्तऋषि है वह, उसका जो फिगर है वह ऐसे है। करछी के समान। ठीक है, कैसियोपिया की जो आकृति है वो डब्लू के आकार की है। ठीक है, और वृश्चिक की जो आकृति है वो बिच्छी के आकार का है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आकृतियां हैं, और ऐसी 88 आकृतियां हैं। पूरे आकाश को हमने 88 नक्षत्र मंडलों में बांटा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब जब इन सप्तऋषि के ये जो तारे हैं, इन तारों के सीध में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। ठीक है, जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ठीक, पोलर स्टार के नाम से जानते हैं। और पोलर स्टार का प्रयोग पहले पहले दिशा निर्धारण में किया जाता था। यानी कि मान लीजिए कि आप इधर का चेहरा करके आप जा रहे हैं और पोलर स्टार जो है आपके सामने है, तो यानी कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं। आप इधर का चेहरा करके जा रहे हैं
और पोलर स्टार आपके सामने है तो यानी कि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं। और यदि आप इधर का चेहरा करके जा रहे हैं और पोलर स्टार आपके पीछे है तो यानी कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पोलर स्टार का प्रयोग हम दिशा निर्धारण में करते थे, ठीक है। अब एक चीज और समझिए थोड़ा।